हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम कर रहे हैं। और पिछले भाग में हमने बात की थी फ्राइडेज लॉ की, है ना। हमने फ्राइडेज लॉ देखा था, फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें कि पहला लॉ हमने किया था और उससे रिलेटेड कुछ हमने न्यूमेरिकल भी कहते हैं कि उसके एप्लीकेबल न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं। आज हमें फ्राइडे सेकंड लॉ के बारे में बात करनी है ना। तो उसको समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो हमारा आज का टॉपिक है फ्राइडे सेकंड लॉ। ठीक है, चलिए। तो फ्राइडे सेकंड लॉ फ्राइडे सेकंड लॉ। चलिए, तो फ्राइडे फर्स्ट लॉ ने क्या कहा था? फर्स्ट लॉ ने क्या था? मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेट, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या मास या अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू इट, है ना। कितना चार्ज उससे पास होगा या कितनी इलेक्ट्रिसिटी, वो हमने देखा था। यहाँ पे सेकंड लॉ क्या क्या कहता है? सेकंड लॉ क्या कहता है कि इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, same amount of electric charge, same amount of electric charge is passed through, if same amount of electric charge is passed through different electrolyte then the amount of substance deposited या फिर liberated, deposited या liberated is directly proportional to its equivalent weight, to its equivalent weight, ठीक है। क्या कहता है फ्राडे का सेकंड लॉ? कहता है कि अगर आप क्या करें, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आप पास करें, है ना। आपके पास क्या है? आपके पास दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट हैं और उन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में आप क्या कर रहे हैं? डिफरेंट सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास कर रहे हैं। तो जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के। किसके? इक्विवेलेंट वेट के। आइए समझते हैं इसको किस तरीके से बात कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास ये कंटेनर है, ठीक है ना। ये कंटेनर है, इसमें मैंने ले रखा है ZnSO4, है ना। ZnSO4 का एक और सॉल्यूशन है। और ये मेरे पास एक और कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने ले रखा है कॉपर सल्फेट CuSO4। इसमें क्या ले रखा है? CuSO4, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने ले रखा है, ठीक है ना। चलिए, इस तरीके से हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड ले ली, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे ले ली, ठीक। इस तरीके से हमने क्या ले लिया? एक इलेक्ट्रोड ले लिया, है ना। इस तरीके से हमने बोला क्या है? ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और इनको क्या कर दिया हमने? कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, ठीक है ना। इस तरीके से बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने अंदर ये इलेक्ट्रोड ले रखे हैं,
ठीक है ना, इलेक्ट्रोड ले रखे हमने, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, ठीक है ना। चलिए इस तरीके से ये हो गया, ठीक है ना। तो अब होगा क्या, हमने बोला कि हमारे पास क्या है, करंट हम क्या कर रहे हैं, दोनों में सेम भेज रहे हैं, करंट भी हम सेम भेज रहे हैं और जितना समय लग रहा है टाइम भी हमें सेम कर रहे हैं, करंट भी हम क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं और टाइम भी हम सेम कर रहे हैं। तो इस वाले ZnS4 में है ना, ZnS4 में हम जो बोलेंगे कि भाई कितना मास आपका Zn का डिपॉजिट होता है ना। तो हमको पता है कि भाई हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा, फर्स्ट लॉ में हमने देखा कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, जैसे हमने बात की थी यहाँ पे, एक इलेक्ट्रोलाइट में कितना मास डिपॉजिट होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल था, आपके चार्ज के प्रोपोर्शनल था, है ना, क्यू के प्रोपोर्शनल था चार्ज के। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि जो मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड होगा इलेक्ट्रोड में वो कितना हो जाएगा, ZQ हो जाएगा, है ना भाई। जेड यहाँ पर क्या है, आपका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है, हमने बात की थी पीछे, है ना, पीछे आपको दिखाया था ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, MZQ के बराबर हो गया, जेड यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, तो ZQ के बराबर हो गया। इसी तरीके से जो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड होगा, जो मास ऑफ कॉपर होगा प्रोपोर्शनल होगा जितना चार्ज इस पे फ्लो कर रहे हैं, तो मास ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा, मास ऑफ कॉपर हो जाएगा आपका ZQ, है ना। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, ZQ हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई, है ना। तो मास ऑफ जिंक कितना हो जाएगा भाई, जेड को हम क्या लिखते हैं, जेड होता है हमारा इक्विवेलेंट वेट अपॉन, जेड क्या था हमारे पास, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक अपॉन फैराडे कांस्टेंट इनटू क्यू। इसी तरीके से मास ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा, मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू यहाँ पे जेड की वैल्यू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन फैराडे कांस्टेंट इनटू क्यू, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपके पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन फैराडे कांस्टेंट इनटू क्यू, है ना। ये हो जाएगा आपकी, दोनों हो गया, जिनका कितना मास, इस सेपरेट ZnS4 वाले कंटेनर में जिंक का मास इलेक्ट्रोड पे कितना डिपॉजिटेड हो रहा है, इतना हो रहा है, और यहाँ पे कॉपर वाले उस पे कितना डिपॉजिटेड हो रहा है, इतना हो रहा है। अब हमने कहा कि हम इस पे क्या कर रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं। हम देखिए आपको हमने क्या किया, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें हमने पास कराई। तो जब हमने सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो हम बोल रहे हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है यानी करंट है वो सेम है, सेम अमाउंट के लिए कर रहे हैं, और टाइम भी हम सेम दे रहे हैं, टाइम भी हम क्या दे रहे हैं, सेम दे रहे हैं। तो जो चार्ज होगा, चार्ज आपको पता है चार्ज क्या कितना होता है, IT चार्ज कितना होता है ना। आपने पीछे आपको ये बताया था, हमने पीछे आपको बताया था कि जो करंट होता है, करंट चार्ज अपॉन टाइम, है ना भाई, चार्ज पर यूनिट टाइम, इसको करंट कहते हैं। तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, IT आ जाएगी। तो अगर हम सेम इलेक्ट्रिक करंट सेम टाइम पे दोनों को दे रहे हैं तो दोनों का जो Q है, दोनों का जो Q है वो इक्वल हो जाएगा, दोनों का Q क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा, है ना, दोनों का Q इक्वल हो जाएगा। अब कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए हमने कहा कि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर दी जाए तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपका प्रोपोर्शनल होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के। अब कैसे प्रोपोर्शनल होगा, दोनों का रेशियो हम निकाल लेते हैं, मास ऑफ जिंक का अपॉन मास ऑफ कॉपर का। तो मास ऑफ जिंक कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन उसका फैराडे कांस्टेंट इनटू क्यू अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ, ऊपर आपका क्या है, ऊपर आपके पास जिंक है, ऊपर क्या है, जिंक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक अपॉन फैराडे कांस्टेंट इनटू क्यू, और नीचे आपके पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन फैराडे कांस्टेंट इनटू क्यू, इस तरीके से आ जाएगा। अब हमने पीछे देखा कि जो क्यू है दोनों के लिए वो तो सेम है, दोनों के लिए क्यू है, हमने देखा जो क्यू है दोनों के लिए सेम है। तो क्यू जब दोनों के लिए सेम है तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, और फैराडे कांस्टेंट भी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, मास ऑफ जिंक अपॉन मास ऑफ कॉपर इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो है ना, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम यहाँ से क्या बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं कि जो मास होगा किसी भी सब्सटेंस का मास डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके इक्विवेलेंट वेट के, किसके हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट के। देखिए यहाँ से रिलेशन हमने स्टैब्लिश किया,
जो रिलेशन हमें स्टेटमेंट कह रही थी, जो रिलेशन हमें स्टेटमेंट कह रही थी, स्टेटमेंट भी तो यही कह रही है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप पास करवाते हो तो जितना मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेट हो या डिपॉजिटेड हो वो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हमने आपको प्रूव करके दिखाया कि कैसे उसका इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है ना। क्वेश्चन करें तो आप और बेहतर क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या है आपके पास, इफ सेम इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास थ्रू, हमने कहा सेम इलेक्ट्रिक चार्ज, सेम इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास्ड same electric charge is passed through aqueous solution of HCl, aqueous solution of HCl, ठीक है, and copper sulfate CuSO4, if 12 gram of H2 is liberated, if 12 gram of H2 is liberated, 12 gram of H2 is liberated, find the mass of copper deposited. 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 ठीक है ना, हमें बताना है। हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक HCl का सॉल्यूशन है, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और दोनों में हम क्या कर रहे हैं, सेम इलेक्ट्रिक चार्ज पास करवा रहे हैं। अगर 12 ग्राम H2 लिबरेट होता है तो आपको बताना है कितना मास कॉपर का डिपॉजिटेड होगा, है ना, कितना मास कॉपर का डिपॉजिटेड होगा, ये हमें बताना है। तो हम बोलेंगे कि मास ऑफ H2 अपॉन मास ऑफ कॉपर, दो सॉल्यूशन है तो H2 का मास कॉपर का मास किसके बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2 के अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर के। ये तो रिलेशन हमने पीछे पढ़ा है ना, ये रिलेशन हमने पीछे पढ़ा। अब हमें H2 का मास कितना दे रखा है, 12 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, हमें कॉपर का मास निकालना है, ठीक है ना, कॉपर का मास निकालना है। H2 का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। H2 का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, इक्विवेलेंट वेट के लिए हमारे पास जो इक्विवेलेंट वेट है उसके लिए क्या फॉर्मूला था, इक्विवेलेंट वेट के लिए उसका मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर x से डिनोट करते हैं, है ना। तो H2 का मोलर मास कितना होता है, H2 का मोलर मास होता है 1, और वैलेंसी फैक्टर HCl में जब हम देखेंगे, है ना, HCl में क्योंकि H2 लिबरेट हो रहा है, क्या हो रहा है, H2 लिबरेट हो रहा है, तो कैसे बात आएगी, हमने कहा H2 लिबरेट हो रहा है, इसका मतलब 2H प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या किया होगा, आपका H2 में गया होगा। ये तो हुआ अगर 2H प्लस ने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और H2 में तब्दील हो गया, यानी यहाँ पे कितना हो गया उसका वैलेंस फैक्टर 2, अपॉन कॉपर का इक्विवेलेंट वेट, कॉपर का मोलर मास कितना 63.5 होता है ना, 63.5 अपॉन उसका वैलेंसी फैक्टर 2, क्योंकि CuSO4 क्या है, CuSO4 एक सॉल्ट है, CuSO4 क्या है बच्चों, एक सॉल्ट है। तो उस वजह से हमने बात की थी सॉल्ट के में क्या देखते हैं हम, कैटायन के ऊपर चार्ज देखते हैं, यानी ये क्या है Cu+2 और SO4 2 नेगेटिव है, तो कैटायन यानी कॉपर +2, उसके ऊपर +2 चार्ज है, तो नीचे कितना आ गया, नीचे आपका कितना आ जाएगा बच्चों, नीचे आपका 2 आ जाएगा। आई बात समझ में, नीचे 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो इस तरीके से सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा आप देखते हैं, ठीक है ना, चलिए, है ना। तो ये आपका क्या होगा, ऊपर आपके पास बचा है, अच्छा देखिए H2 है तो उसका मोलर मास कितना हो जाएगा, H2 का मोलर मास कितना हो जाएगा 2, क्योंकि एक H का 1 होता है ना तो H2 का 2 हो जाएगा, H2 दे रखे ना तो 2 हो जाएगा, तो इस 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा 12 अपॉन मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू 2 अपॉन 63.5, है ना। तो मास ऑफ कॉपर इस तरीके से कितना निकल जाएगा, 12 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाय 2, है ना, 2 से इसको 6 टाइम
चला जाएगा। तो मास ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा, 6 5 30, 0 3 6 6 18 और 3 21, कैरी 2 6 6 36 और 2 38, तो 331.0 ग्राम। तो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड कितना होगा, 381 ग्राम। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। हमने क्या किया, हमने क्या क्या जो जो हमें कंडीशन दे रखी थी वो हमने पुट करी। हमें H2 का मास दिया था, कॉपर का निकालना था। हमने रिलेशन पढ़ा कि भाई दोनों के मास का रेशियो दोनों के इक्विवेलेंट मास के इक्वल होता है। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर के माध्यम से निकालते हैं, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट क्या है आपका, एक सॉल्ट है, सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर X कैसे निकलेगा, उस कैटायन के ऊपर जो चार्ज होगा उसका वैलेंसी फैक्टर है। और यहाँ पे हमने देखा अगर HCl है, लेकिन हुआ कि अगर सिर्फ HCl होता तो HCl एक एसिड है, तो एसिड की बेसिसिटी चेक करते हैं। और बेसिसिटी में वैलेंसी वेक्टर कैसे निकलता है, जितने रिप्लेसेबल H एटम हो। तो यहाँ पे एक रिप्लेसेबल H एटम था तो हम एक लेते उसका वैलेंसी फैक्टर, लेकिन हमको प्रोडक्ट क्या मिला है, H2 गैस लिबरेट हुई है, H2 लिबरेट हुई है। तो H2 कैसे लिबरेट हुई होगी, जब दो H प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो जाके H2 लिबरेट हुई। इसलिए हमने वैलेंसी फैक्टर उसका क्या लिया है, 2 लिया है। मोलर मास H2 था तो 2 आ गया, कॉपर का मोलर मास 63.5। देन कैलकुलेट किया उसको और हमारे पास रिजल्ट आया 381 ग्राम। तो इस तरीके से आपको करना है बच्चों, है ना, इस तरीके से करना। तो ये आपका क्या, इस तरीके से आपका फ्राडे लॉ, 2 फ्राडे लॉ थे, ये जो फ्राडे लॉ हमने आपको करके दिखाए, ठीक है ना। इस तरीके से फ्राडे लॉ हमने करे। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मैंने आपको बताया था पिछले भाग में कि भाई जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है आपको किस तरीके से करनी है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आपने चेक करना है कि जो सॉल्यूशन है कैसा है, मोल्टन है, एक्वस है। मोल्टन में सिर्फ क्या होगा, जो उसके आयंस है इलेक्ट्रोलाइट के वही आपके इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे। एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं आप, तो एक्वा सॉल्यूशन में हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई एक्वा सॉल्यूशन में वाटर भी आ जाता है, यानी H प्लस और OH नेगेटिव आयंस भी आ जाते हैं। तो अभी आयंस ज्यादा हो गए, तो आयंस ज्यादा हो गए तो उस वजह से रेस काफी लोगों की इलेक्ट्रोड पे पहुंचने की हो जाती है। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल चेक करना है ना। रिडक्शन पोटेंशियल हमें चेक करना, भाई कैथोड पे हो रहा है या एनोड पे हो रहा है, किस तरफ से देखना है। और उस हिसाब से मैंने आपको बताया था कि हम उसको चेक कर सकते हैं और उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा, जब ज्यादा आयंस हो एक्वा सॉल्यूशन के केस में, है ना। जब एक्वा सॉल्यूशन के केस में ज्यादा आयंस हो। इस तरीके से लगभग हमने ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। इस चैप्टर में हमने जो भी जो चीजें थी लगभग हमने सारी चीजें कवर करी। हमने फ्राइडेज लॉस हमने किया, ठीक है ना। हमने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। और हमने क्या किया, हमने जो EMF के बारे में पढ़ा। तो लगभग सारी चीजें क्या की हमने इस चैप्टर से रिलेटेड हमने कर दी है ना। तो यहाँ पे चैप्टर आपका खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसके आप क्वेश्चंस करते रहिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए इनके बारे में, है ना। और अच्छे से जब आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने करी है ना। तो मेनली बेसिकली इस चैप्टर में आपके पास यही था, इम्पोर्टेंस के अलावा जो जो चीजें हैं ये सारी चीजें ये हमने करी है। अगले भाग में हम क्या करेंगे, आपके लिए एक अलग अगला चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है ना। ये तो से कुछ 1-2 क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, इन पूरे टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमने किसमें ये हमने इलेक्ट्रोलिसिस में हमने पढ़ा है। जैसे कि एक क्वेश्चन आप करेंगे इस तरीके से, जैसे हमें एक सेल दिया है, हमें एक सेल रिएक्शन दी है Zn प्लस Cu प्लस 2 एक्वस से हम गए Zn प्लस 2 एक्वस और प्लस Cu, ठीक है ना, ये गए। और हमें बताया कि ये डेनल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी स्टैंडर्ड EMF हमको दे रखा है कितना, 1.1 वोल्ट, है ना। E0 हमको दिया हुआ, E0 सेल दे रखा हमें 1.1 वोल्ट,
ठीक है, हमें क्या निकालना है, गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है इसकी हमें गिब्स फ्री एनर्जी हमें निकालनी है। तो हमें पता है भाई गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा डेल्टा जी नॉट है ना, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट होता है, एन एफ ई नॉट। ठीक है ना, तो हमें एफ तो पता है फ्राडे कांस्टेंट कितना 96500 इंटू ई हमें दे रखा है 1.1 वोल्ट। ठीक है ना, एन हमें निकालना है, तो एन कैसे निकालेंगे, हम यहाँ से सेल रिएक्शन से देख सकते हैं कि जेड एन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, जेड एन +2 में गया, कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, कॉपर में गया। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन की बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है, तो एन कितना हो जाएगा 2, तो -2 इंटू इतना, तो डेल्टा जी नॉट, हमें डेल्टा जी नॉट गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी थी है ना, गिब्स फ्री एनर्जी, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, -2.2 इंटू 96500। ठीक है ना, तो डेल्टा जी नॉट का जो मान है वो आपके पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे -21227 ठीक है ना, 21227 जूल मोल इनवर्स, जूल मोल इनवर्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जूल मोल इनवर्स। ठीक है ना, इतना आपके पास आ जाएगा। इसको किलो जूल में करना है तो किलो जूल में करने के लिए क्या कर देंगे, 1000 से भाग दे देंगे, है ना, आप क्या कर दीजिए 1000 से इसको भाग दे दीजिए। ठीक है ना, इस तरीके से 1000 से आप भाग दे देंगे तो किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था आपका चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। तो इस तरीके से बच्चों आपने फ्राइडे सेकंड लॉ के बारे में समझा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा, और साथ ही साथ इस चैप्टर का ये चैप्टर आपके लिए खत्म हो गया, अंत हो गया इस चैप्टर का। तो आप रिवाइज करते रहिए, इसमें जो क्वेश्चंस है उनको करते रहिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।